नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 28 फरवरी यानी कि 28 फेब और आज इस महीने का अंतिम दिवस है। यानी कि अब आप जो है होली वाले महीने में जो है कल से आ जाएंगे और यानी कि ये आपका जो है 2 महीने वर्ष 2025 के क्या हो गए, चले गए। अब आप मार्च में एंट्री कल से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके पास समय बिल्कुल भी अब शेष नहीं है कि अब आप जो है इधर उधर की बातों में अपने जीवन को फंसाएं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा है, जिसको हम लोग ARO बोलते हैं, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हालांकि डेट अभी नहीं आई है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि आपकी परीक्षा अगले 2-2.5 महीने में जो है हो जानी है और ऐसे में आपके पास समय वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ अपनी स्टडी को करिए और करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। और मेरे साथ साथ में करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो है आप लोग को उन स्टैटिक पोर्शन पर भी अपनी नजर बहुत पैनी रखनी है और उन टॉपिक्स को भी रेडी करते हुए चले जाना है। जो मैं टास्क देता हूं उन टास्क को डेली कंप्लीट किया करिए और साथ में अगर पीसेस का भी लक्ष्य आपका होगा तो अंत में जो मैं प्रश्नों को देता हूं उन प्रश्नों को, चाहे वो निबंध के हों, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग के हो, उनको भी साथ साथ में करते हुए चलिएगा। 2 कॉपी आप लोग जरूर बना लीजिएगा। जब भी करंट अफेयर्स मेरा करिए तो 2 कॉपी आपको साथ में लेके चलना है। एक कॉपी जिसमें मैं आपको होमवर्क देता हूं और दूसरी कॉपी जिसमें आपको अपने उत्तर लेखन को करना होता है। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने कल क्या कुछ पढ़ा था उस पर एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं, यानी कि हम लोग करते हैं फटाफट रिवीजन कल का। चलिए, हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 21वीं सदी की शुरुआत से लेकर अब तक ग्लेशियर पिघलने से वैश्विक स्तर पर समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि जो सी वाटर है वो अपने आप में क्या हो रहा, बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके प्रमुख कारणों के अंतर्गत आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसा जो है कारण है एक बड़ा। तो इस पर कल हमने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि दरअसल ग्लेशियर्स पिघलने के कारणों की क्या क्या जो है कारण इसके प्रमुख होते हैं, इन पर आप लोग जो है नोट्स वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्रैक ट्रायम्फ प्रोग्राम शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में यही पूछेंगे, बताओ भारत ट्रैक ट्रायम्फ प्रोग्राम का संबंध किससे से है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ में बैठक की है और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। और मैंने आपको कई दिन कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता की इंपॉर्टेंस भारत देश के लिए क्या है, इस पर आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं और इसमें किसानों की आय बढ़ाने हेतु योजना अंतर्गत कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को जो है अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा का क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, कल मैंने आपसे प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा था, आप लोगों ने सही बताया, बहुत बढ़िया है। जो मैं प्रश्न पूछा करूं आप लोग उसका उत्तर दिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटेम स्पीकर के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है आपके। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCISM ने प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण को पूरा कर 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्या किया है, स्थापित कर लिया है। इसके अलावा असम दौरे के दौरान पीएम मोदी ने असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर चाय बागानों के मजदूरों और आदिवासियों ने पारंपरिक नृत्य क्या, झूमर नृत्य का प्रदर्शन किया। और झूमर नृत्य के बारे में कल हमने आपको समझाया था। यह प्रश्न आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ झूमर नृत्य किस स्टेट का है, ठीक है, और क्यों किया जाता है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है हाल ही में। और वहीं पर उन्होंने जो है 19वीं किस्त जारी की है, किसकी, पीएम किसान सम्मान निधि की। इसके अलावा 2016 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी की जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया और आयुर्वेद दिवस पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया। ठीक है, पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या प्रधान सचिव जो है यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास पूर्व भारतीय जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम आते हैं आज के
करंट अफेयर्स पर। लेकिन उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरि की जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में कब घोषित किया, तो सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था। मैं सभी के कमेंट्स भाई साहब देखता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप लोग बिना डरे, बिना किसी लाज शर्म के जो है आप लोग, कई बार क्या होता है ना, आप लोग डरते हो यार कि मैं कमेंट अगर मैंने गलत कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब बातें फालतू होती हैं। डरना किसी से नहीं है, हेजिटेशन को आपको खत्म करना है और अपने उत्तर को आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दिया करिए, ठीक है। सभी लोगों ने 2016 इसका उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोग इसी तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया करिए। हो सकता है जिस प्रश्न का आप उत्तर दें सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले। अगर आप यहां पर निगलेक्ट करेंगे, नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आप वहां पर गलती करके चले आए, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान देनी है कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछा करूं उसका उत्तर आप लोग जरूर दिया करिए, चाहे इंटरनेट से सर्च करके ही दिया करिए, ठीक है। चलिए, टीबी मुक्त भारत अभियान ये अभी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे कि भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, कब तक का, 2025 तक टीबी मुक्त भारत का। और इसी की परिप्रेक्ष्य में आप जानते होंगे कि जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, कौन, जगत प्रकाश नड्डा जी, इनके द्वारा 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इस अभियान के तहत अभी डेटा सामने आया है, क्या डेटा सामने आया है कि पूरे भारत में 5.1 लाख से अधिक रोगियों की संख्या जो है क्या की गई है, दर्ज की गई है, ठीक है। टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद से इसने उल्लेखनीय प्रगति की है। 455 रोकथाम वाले जिलों में 3.5 लाख से अधिक टीबी रोगियों की संख्या दर्ज की गई और 10 करोड़ से अधिक कमजोर व्यक्तियों की जांच की गई है, जो कि अभियान अभी 100 दिवस का चलाया गया था। किसके माध्यम से, जो आपके नड्डा जी हैं, ठीक है, इनके माध्यम से। चलिए आगे, बाकी ये पॉइंट हमने आपको बता ही दिया कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से 5 साल पहले पूरा किया जाना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो लक्ष्य हैं, इनमें टीबी को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भारत सरकार इसको 2025 में ही प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा है इसने। और तेजी के साथ टीबी के लिए जो है सरकार काम कर रही है। आप जानते होंगे टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है, आप लोग जरा इसको बताइएगा एक बार, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, कि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो है आपको जानते हो कि नामक जो है जो जीवाणु होता है। और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि बताओ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, जो बैक्टीरिया है, ये किस रोग का प्रमुख कारक जो है, आप कहेंगे टीबी का है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, लंग्स को प्रभावित करता है, एक संक्रमण है अपने आप में। और बाकी जो है इसके अलावा भी अलग अलग जो है क्या कहते हैं, हमारे बॉडी को भी इंपैक्ट कर देता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। विश्व क्षय रोग अगर हम बात करते हैं, टीबी दिवस की बात करते हैं, तो हर वर्ष 24 मार्च को दरअसल ये मनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि ये पर्टिकुलर जो डिजीज है ये किस बैक्टीरिया के कारण फैलती है। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बायो का सेक्शन है, ठीक है, बायो का जो सेक्शन है, वहां पर जो आपका डिजीज का चैप्टर DISEAS डिजीज, तो कौन कौन से डिजीज वायरल है, कौन कौन सी एयरबॉर्न डिजीज है, कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है, और कौन सी डिजीज यानी कौन सी बीमारी किस वायरस या किस जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण फैलती है। ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग बायो में डिजीज के चैप्टर को आधे ही क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ये आपका टास्क है भैया, ठीक है। फटाफट आधा घंटा लगेगा, सारी डिजीज आपकी हो जाएंगी। और डिजीज के अलावा जो विटामिन का चैप्टर है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जब आधे घंटा किताब बायो की खोलिएगा तो साथ साथ में एक काम करिएगा कि जो बायो में आपका जो विटामिन के जो चैप्टर हैं उनको भी क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आज आपको क्या काम करना है, डिजीज और विटामिन के चैप्टर को रेडी करना है और उसको अच्छे तरीके से नोट्स उसका बना लेना है। यह काम आज आपको करना है, एनी हाउ करना है, ठीक है। और डिकोड एग्जाम पर टेस्ट सीरीज चल रही भाई साहब पीसीएस की, बहुत जबरदस्त। सारे टॉपिक को जो है हम लोगों ने छोटे छोटे की पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो उस टेस्ट सीरीज को आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। और चाहे आप अभ्यर्थी आरओ को हो चाहे पीसीएस के हो, आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए कांटेक्ट नंबर मैं आपको तुरंत मेंशन कर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं 860444, ठीक है, 09201, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। यहां पर आप डायरेक्टली जो है मुझसे बात कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। 860444090201 बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। वहां पर आपके जितने टॉपिक आपके विषय के हैं सबके सब जो है आधे एक घंटे में तैयार होते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और बहुत ही नॉर्मल सी फीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि बताओ निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रश्न को अगर मॉडिफाई करना होगा आयोग को तो क्या करेगा, यहां पर डेट को अलग डाल देगा या किसी मंत्री का नाम और कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे फट से। इसलिए जब भी आप चीजों को पढ़िएगा बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि कथन कारण वाले प्रश्न और इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न होते हैं वो आपसे गलत ना होने पाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दूसरा, भारत सरकार ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त भारत जो है मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही। अब देखो कूट में कहां पर 1 और 2 है, तो यहां पर है 1 और 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सतत विकास लक्ष्यों में 17 गोल होते हैं, एसडीजी गोल्स। ठीक है, 17 के 17 एसडीजी गोल्स आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, मैंने कई बार बोला है क्लास में, हमेशा मैं बोलता रहता हूं जब भी ये टॉपिक आता है आपका। तो हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जो है अभी जारी किया गया है। मुंबई में भैया ये अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा, यानी कि जो आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसने कहा है भैया यहां पर येलो अलर्ट है, यानी कि मुंबई में दरअसल क्या हो रहा है, हीट वेव बढ़ रही है। हीट वेव आप जानते होंगे, हीट वेव आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है और हीट वेव पर भैया आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है। किसके लिए? एसए के लिए। हीट वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट वेव, हीट वेव क्या होता है, यानी कि एक तरीके से औसत तापमान में खास वृद्धि होती है। तो इसी का एक दूसरा रूप ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पृथ्वी जब का तापमान बढ़ जाता है तो वो अपने आप में हीट वेव कहलाता है, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म हम लू कहते हैं। खासकर गांव वगैरह में आप जाएंगे तो लू बहुत होती है। बचपन में मम्मी कहती थी लू में नहीं जाना, दादी कहती थी लू में नहीं जाना है। हम लोग इतने खतरनाक थे कि जितनी तेज धूप होती थी उतनी तेज दूर तक जाते थे। क्या करने? आम खाने। ठीक है, छोटे छोटे आम नहीं आते हैं जब गर्मियों में, वही वाले। आंधी में भी जाते थे। ठीक है, चाहे जो हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हीट वेव जो क्या होता है, एक तापमान जो है उसका ज्यादा बढ़ जाता है, सामान्य जो तापमान होना चाहिए उस तापमान से कुछ जो है डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी कि आईएमडी के अनुसार तापमान वर्तमान में सामान्य से 6 से 7 डिग्री क्या है, अधिक है, और इसीलिए जो है वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में फरवरी में 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो पिछले 5 सालों में इस महीने का सबसे अधिक तापमान है। बाकी कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए कि भाई ये जो भीषण गर्मी का कारण है वो क्या है, इसके कौन से प्रमुख कारक हैं। तो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उत्तरी और पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक एंटी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन तो आप लोग जानते होंगे ना, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात पर खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है? उत्तरी और पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक एंटी साइक्लोन, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर एक एंटी साइक्लोन के साथ मिलकर मुंबई की ओर गर्म हवाएं जो है क्या कर रहा है, धकेल रहा है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में फैली एक उत्तर दक्षिणी ट्रफ हवा के पैटर्न को बदल रही है। तो ये कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं जो कि मुंबई में हीट वेव का प्रमुख कारण जो है बन रहे हैं। ठीक है, नतीजन शहर में क्या हो रही है, सामान्य ठंडी समुद्री हवा के बजाय पूर्व और दक्षिण पूर्व से जो है गर्म जमीनी हवाएं जो हैं चल रही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि आईएमडी चर्चाओं में है तो आईएमडी के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसी है। ध्यान दीजिएगा भाई साहब कि कई बार आपके एग्जाम में जब कोई संगठन चर्चाओं में होता है तो कई बार पूछ लेता है कि पर्टिकुलर संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आईएमडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ध्यान दीजिएगा। और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, अभी हाल ही में इसने 2025 में क्या किया है, इसने अपनी स्थापना के 150 साल पूरे किए हैं, यानी कि 150वां साल जो है इसका भी चल रहा है। 1875 में 1875 में इसकी स्थापना होती है, किसकी, जो है आईएमडी की। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपके आने की पूरी संभावना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी मौसम संबंधी पूर्वानुमान जो है जारी करता है और 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 150 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताओ आप लोग प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और उपनगरों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया। बिल्कुल सही बात है।
और 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आंसर के हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कहां पर करेगा भैया? दिल्ली में करेगा। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। ध्यान दीजिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मार्च में करेगा, यानी कि मार्च में भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को विचार मंथन और एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर सीखने की एक मंच प्रदान करेगा। कि भाई देखो, ऐसा है कि जो भी चीजें होती हैं इलेक्शन के टाइम में, हमें एक दूसरे से क्या सीखना है, कि ताकि जो निर्वाचन हो वो पूरी तरीके से क्या हो, पारदर्शी हो, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की अपारदर्शिता ना दिखे, यानी कि सभी लोग अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करें और ट्रांसपेरेंसी को अर्थात पारदर्शिता को क्या करें, जो है मेंटेन करें। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है सुशासन के लिए भी, और जो भी संवैधानिक कार्य होते हैं, चाहे वो निर्वाचन हो या कोई अन्य चीज हो, उसके लिए सबसे अहम योगदान अपना देते हैं कौन? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता। ठीक है, चलिए। भारत निर्वाचन आयोग ने 4 से 5 मार्च को नई दिल्ली में सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। मतलब कि 4 से 5 तारीख को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यह भी हमने आपको बताया था। और निर्वाचन आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा आता है प्रश्न, आर्टिकल 324 जो है इसी से संबंधित है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आप जानते होंगे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और कार्यकाल कितने टाइम का होता है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो जरा मुझे बताओ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? जल्दी से बताओ। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? 2 प्रश्न का उत्तर आप लोग प्लीज मुझे जरा दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं वह भी आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो उनको भी आपको रेडी कर लेना। फिलहाल के लिए आप 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और इनके वेतन और भत्ते कहां से आते हैं। बस 2 प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग ने कब नई दिल्ली में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है? बस अभी तो हमने आपको बताया। क्या है इसका उत्तर? कब होगा यह सम्मेलन? तो 4 से 5 होगा, यानी कि भैया जो है आपका ये बी इज द राइट आंसर। 4 से 5 मार्च 2025। ठीक है, याद रहेगा ना भाई? होली से पहले मतलब ये सम्मेलन जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 2 दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025। अभी आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2-3 स्टेट के यात्राओं पर थे, जिसमें एक बिहार है, आपका एमपी भी था, और आपका जो है ये आपका असम था। वहीं पर दरअसल असम में निवेश को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, उसका उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें एक उद्घाटन सत्र, 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषयगत सत्र शामिल हुए। इसमें राज्य के आर्थिक परिदृश्य को दर्शाने वाली एक व्यापक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यानी कि ओवरऑल ये जो सम्मेलन हुआ वो वहां पर इन्वेस्टमेंट को जो है आकर्षित करने के लिए इसको आयोजन किया गया। आप जानते हो कि अभी हाल ही में कई सारे स्टेट में दरअसल इस प्रकार के जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, ताकि वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है बढ़िया आ सके। ठीक है, ये जरूरी भी है भाई, देश के युवाओं को कौशल प्रदान करना, यानी कि उनको स्किल्ड करना, और उसके बाद फिर उनको जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लगाना या अपना वो रोजगार उत्पन्न करें, जरूरी है। पीसीएस का जो हम लोग का बैच चलता है, वहां पर हम लोग आर्टिकल कराते हैं उसमें योजना के मैगजीन के, तो वहां पे मैं आर्टिकल कराता हूं। तो उसमें कल मैंने एक आर्टिकल कराया हुआ है कि कौशल विकास से जो है युवाओं को किस प्रकार से सशक्त किया सकता है, किस प्रकार से उनको मजबूत किया सकता है। आप जानते होंगे भारत में 65% आबादी ऐसी है जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, और अगर इन कम उम्र के युवाओं को अगर हम कौशल प्रदान करते हैं तो उन कौशल प्रदान करने की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आप जानते होंगे भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और वह दिन दूर नहीं जब
जो है हमारी अर्थव्यवस्था दूसरी और फिर उसके बाद पहली अर्थव्यवस्था के रूप में शुमार हो जाएगी। हम पहली के तरीके से महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या होता है? कौशल विकास। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को भाई साहब, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कौशल विकास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या? कौशल विकास। ध्यान दीजिएगा, कौशल विकास। अब ये जो कौशल विकास है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, दो चीजों के लिए बहुत अहम है। एक किसानों के लिए, कृषकों के लिए, क्या? किसानों के लिए, और एक युवाओं के लिए, दोनों के लिए स्किल होना बहुत आवश्यक है। अगर हम किसानों को स्किल नहीं प्रदान करेंगे भाई, अगर किसान को जो है ड्रोन चलाना नहीं आता है, जिससे आजकल जो है खादों को हम लोग छिड़काव करते हैं, अगर किसानों को ड्रोन चलाना नहीं आया, अगर किसानों को मशीन चलाना नहीं आया, अगर किसान अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज के रूप में जो चीजें आ रही हैं वो नहीं आती हैं, खेती करने के वैज्ञानिक तरीके अगर उनको नहीं आते हैं, तो क्या किसान अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो किसानों को स्किल किया जाना क्या है? जरूरी है। और इसके लिए न सिर्फ सरकारें काम कर रही हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इसके लिए जो है काम कर रही हैं। वो खेतों में जाकर के किसानों के साथ मिलकर के बढ़िया प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर युवाओं को स्किल प्रदान किया गया तो वह भी तेजी के साथ काम करेंगे, स्किल होंगे और अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो जहां एक और हम किसानों को स्किल प्रदान करके अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी कदम साबित होगा, तो वहीं दूसरी ओर हम युवाओं को सशक्त करके हम उनको भी हम अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ सकते हैं। और इन युवाओं में मेल एंड फीमेल दोनों आ जाएंगे भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। तो कौशल विकास किसान और युवाओं दोनों के लिए आवश्यक है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से और निबंध के पर्सपेक्टिव से भी यह टॉपिक आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये सब बातें ना अनर्गल में नहीं बताता हूं, ठीक है, यही सब आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, आप सोचेंगे यार 40 मिनट में क्या सारी बकवास बताते रहते हैं, कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो चीज की आवश्यकता होती है आप उस पर काम नहीं करते हो, खाली आप जीएस में पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ते चले पगला जाते हो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लेने से और किताबें रट्टा लगाने से सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं निकलेगा भाई साहब, जब तक कि आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वन लाइनर में करंट अफेयर्स मैं नहीं कराता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सब चीजें कराता हूं। मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको बोरियत लगती होगी, मैं जानता हूं, लेकिन यही अगर आप लगातार करते हुए चले गए, आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर मेरी बातों को इग्नोर कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वन लाइनर करंट अफेयर्स कराने वाले तो बहुत लोग होते हैं। मैं भी कराता था पहले, क्या करूं, मजबूरी थी, लेकिन फिर मैंने चीजों को चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए बाकी शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय संगठन के लोग मौजूद होंगे, अलग अलग लोग होंगे, विदेशों से लोग आएंगे, तो वही बारे में, उसी के बारे में यहां पर चीजें मेंशन की गई हैं। बाकी असम के बारे में हम दो तीन पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो असम अन्य उत्तर पूर्वी जो है भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, कई सारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। संपूर्ण राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 78,466 वर्ग किलोमीटर है। और भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी हुई है। देखो कौन सी सीमा है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां पर क्या है, असम है आपका। ठीक है, तो भारत भूटान, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, भारत भूटान की सीमा भी लगी हुई है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश, ये देखिए भारत बांग्लादेश हो गया, ये भी लगा हुआ है इसी से। ठीक है, तो और कुछ भागों में इसकी सीमा जो है अपने आप में जो है इससे लगी, ये सीमा जो है असम से क्या हुई है, लगी हुई है, यानी कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इनकी सीमाएं जो है असम से क्या हुई हैं, लगी हुई हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर में अगर आप जाएंगे तो देखिएगा आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश है इसके। ठीक है, पूर्व में नागालैंड है भैया, पूर्व में नागालैंड है इसके, देखिए असम में। ठीक है, और मणिपुर भी है, तो यहां पर मणिपुर है, यानी कि नागालैंड और मणिपुर दोनों है पूर्व में इसके, किसके, असम के। ठीक है, दक्षिण में इसकी मिजोरम है, दक्षिण में देखिए आप इसकी मिजोरम है। ठीक है, मेघालय है, मेघालय यहां पर नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर मेघालय भी होगा। ठीक है, और मेघालय के अलावा त्रिपुरा भी है, ठीक बात है, त्रिपुरा है आपका। और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में आपके हो जाएगा भैया पश्चिम बंगाल, जो कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर पश्चिम में जो है आपके पश्चिम बंगाल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें नहीं है, मैप में नहीं है। तो ये सब चीजें जो है आपको कई बार क्या होता है कि मैप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा
आइडिया रह जाए। देखिए देखो, ये देखो, इसके उत्तर में नागालैंड है, आपका मणिपुर है, दक्षिण में इधर त्रिपुरा है, मिजोरम है, उत्तर में देखो इसका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और वहां पर सुदूर जो है भूटान है, और यहां पर जो है दक्षिण में इसके बांग्लादेश भी है, किसके, असम के, ठीक है। याद रखिएगा, मैप अपने रूम में जरूर रखिएगा। मैप खाली उस पर मैप लगा करके कपड़ा टांगने के लिए नहीं होता है, मैप में चीजों को पढ़ने के लिए तरीके होते हैं। जब भी मैप आप पढ़ें तो आसपास की सीमाएं, वहां पर कौन कौन से नेशनल पार्क उस राज्य में है, कौन से उसके मुख्यमंत्री हैं, कौन से राज्यपाल हैं, ये सब जो है आप लोग रेडी कर लिया करिए मैप से, ठीक है। बाकी मुख्यमंत्री वहां के कौन है, असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। अब बताओ असम के राज्यपाल कौन है, असम के राज्यपाल कौन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इसका, ठीक है। चलिए उत्तर आपस में देखते हैं, उत्तर मुझे बताइए आप लोग, असम के राज्यपाल कौन है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है, यहां है नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित जो है होने वाले 2 दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही बात है। असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मतलब लिख रखा है कि कौन कौन से स्टेट है इसके आसपास, तो ये जो भी लिखे हैं स्टेट एकदम सही स्टेट लिखे हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए क्या, सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, इनोवेट विद जीओआई स्टेट्स नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकथॉन की घोषणा भी हाल ही में सरकार ने की है। इसकी घोषणा सरकार ने इसलिए की है कि डेटा के माध्यम से हम किस प्रकार से नवाचार को बढ़ा सकते हैं। आखिर डेटा, अगर हमारे पास कोई चीज है तो उस डेटा का इस्तेमाल हम किस रूप में करें, इसके लिए जो है पीएचडी के छात्र, स्नातक के छात्र, स्नातकोत्तर के छात्र, यानी कि ग्रेजुएशन के, पीजी के और रिसर्च वाले जो है स्टूडेंट्स में भाग ले रहे हैं, उन युवाओं को इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा कि भाई डेटा के इस्तेमाल के माध्यम से आप चीजों को किस प्रकार से इनोवेट कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पहल के रूप में जो है शामिल किया गया है। आप जानते होंगे जब भी कोई प्रॉपर रिसर्च होती है तो उसमें डेटा का इस्तेमाल खूब किया जाता है, और उन्हीं डेटा के आधार पर, यानी कि डेटा का इस्तेमाल हम किस प्रकार से नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ाने में कर सकते हैं, उसी पर आश्रित जो है एक अपने आप में क्या है, एक जो है हैकथॉन है, ठीक है। वहीं यहां पर लिखा हुआ है कि डेटा के माध्यम से नवाचार और नीति निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इनोवेट विद जीओआई स्टैट्स नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकथॉन की घोषणा की है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि किसके माध्यम से। दूसरा, यह कार्यक्रम 25 फरवरी से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो है चलेगा, ठीक है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि यूजी, पीजी और जो रिसर्च के छात्र होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी इस हैकथॉन का उद्देश्य क्या है, युवाओं को सरकारी आंकड़ों का उपयोग करके, जो भी गवर्नमेंटल जो भी आपके डेटा होते हैं उनका उपयोग करके इनोवेटिव विचार प्रस्तुत करने के लिए जो है प्रेरित करना है। थीम, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, थीम क्या है, विकसित भारत के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि। ये आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट थीम आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। खासकर जो पर्यावरणीय जो दिवस होते हैं उनकी जो है थीम होती है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रतियोगिता में 30 विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से पहले स्थान पाने वाले को 2 लाख रुपए, ठीक है, और बाकी जो है किसको किसको कितना कितना रुपए मिलेगा, ये यहां पर मेंशन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि पुरस्कार के रूप में किसको कितना रुपए मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी सांत्वना पुरस्कार भी इसमें जो है 20,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आप लोग बताओ कि केंद्र सरकार ने युवाओं को डेटा के माध्यम से नवाचार और नीति निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इनोवेट विद जीओआई स्टैट्स नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकथॉन की घोषणा की है। इसकी थीम है, किसकी थीम क्या है, विकसित भारत के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि। बस यही तो है, पहला ही मिल गया हमको फट से, बाकी तो लग ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं है, तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, यही पहला वाला है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे, भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है भारतीय तटरक्षक बलों को यह पुरस्कार प्रदान किए हैं, ठीक है। कितने कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं वो भी यहां पर लिखा गया है, और यह सम्मान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 18वें आईसीजी अलंकरण समारोह के दौरान 2022, 2023 और 2024 में जवानों के उनके शौर्य और समर्पण के लिए दरअसल यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों में 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, ठीक, 11 तटरक्षक पदक और 15 तटरक्षक पदक जो है इसमें शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बलों को और मजबूत करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है 9,676.7
करोड़ रुपए का बजट जो भी क्या है आवंटित किया है, जो कि पिछले बजट से 26.5% अधिक है। बहुत बड़ा डेटा है। भारतीय तटरक्षक बलों को मजबूत कर रही सरकार, इसका मतलब आप समझते हैं, सरकार सामरिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत कर रही है। तटरक्षक बल जो कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हैं अपने आप में। आप जानते होंगे कि भारत हिंद महासागर में भी अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रख रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वहां पर भी तटरक्षक बलों की नियुक्ति की जा रही है, ताकि समुद्री सीमाएं हमारी अवैध रूप से जो है क्या रहे, मजबूत रहें। यानी किसी भी हमले में हमला अगर कभी हो तो हम अपने आप को एकदम मजबूती के साथ अपने आप को वहां पर टिका सके। ध्यान दीजिएगा, 26.5% का बजट जो है, एक्स्ट्रा परसेंट बजट जो है पास किया गया है। आप इसको थोड़ा सा अलग समझने का ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी मैंने कई बार क्लास में कहा कि सरकार डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा इस समय लगा रही है, जो कि विगत कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। सरकार एजुकेशन, ठीक है, डिफेंस और हेल्थ, इन 3 सेक्टर में खूब पैसा लगा रही है। और ये तीनों सेक्टर जो है भारत देश की रीढ़ है, अपने आप में बैकबोन है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को पुरस्कार, ये मतलब 32 वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यह सम्मान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 18वें आईसीजी अलंकरण समारोह के दौरान 2022, 23 और 24 में जवानों को उनके शौर्य और समर्पण के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारतीय तटरक्षक बल के लिए यहां पर दिया गया कि कितने रुपए का बजट पास किया गया, तो 9,676 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हैं आपके, यानी कि सी इज द क्या राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सोलीगा जनजाति। भाई साहब, ये अभी चर्चाओं में है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है? तो वीलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बाघों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए ये जो सोलीगा जनजाति, ये प्रमुख कारणों के रूप में क्या है शामिल है। यानी कि इन्हीं की वजह से जो है वहां पर क्या हुई है, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये जो आपका वीलगिरी रंगनाथ जो स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है, ये जो है ये वीलगिरी एक चट्टान है, उसी के नाम पर इसका रखा गया है। भगवान विष्णु की वहां पर सेवा होती है, मतलब सॉरी पूजा होती है। और जो है सोलीगा जनजाति जो है भगवान वेंकटेश्वर को जो है पूजती है, मानती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सोलीगा जनजाति के बारे में, सोलीगा दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित BR हिल्स की प्रमुख स्वदेशी जनजातियां हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही सोलीगा अर्ध खानाबदोश जीवन जीते आए हैं और खेती के स्थानांतरण में लगे हुए हैं। इस जनजाति के लोग सोलीगा भाषा जो है बोलते हैं। ठीक है, यह लोग बाघों को पवित्र मानते हैं और इन्हें डोडा, ये डोडा होगा वैसे तो, ये डोडा आप कर लीजिएगा। ठीक है, डोडा नाई कहकर पुकारते हैं किसको, बाघों को। ठीक है, और 2011 में यह भारत की पहली जनजाति बनी थी जिसे किसी टाइगर रिजर्व के अंदर कानूनी वन अधिकार प्राप्त हुए थे। यानी कि सोलीगा जनजाति ऐसी है कि जिसको टाइगर रिजर्व के अंतर्गत क्या किया गया था, जो है कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। और चूंकि इनको कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया था, इसीलिए इन्होंने बाघ को संरक्षण दिया, क्योंकि बाघों को ये पूजते हैं। और यही कारण रहा कि बाघों की संख्या में जो है, जो आपका BTS जो ये आपका नेशनल पार्क है, वहां पर बाघों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरा, वीलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, और 2011 में से टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था। कई बार ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि जो है किसी भी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल वर्ल्ड सेंचुरीज कितनी हैं, टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, ये सब खूब पूछे जाते हैं। और कोई पर्टिकुलर अभ्यारण्य या नेशनल पार्क किन जीव जंतुओं के लिए फेमस होता है, यह भी प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक कथन सही है, कौन सा ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऐसा करिएगा। ठीक है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म, ठीक है, एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऐसा करिएगा, सही सुमेलित नहीं है। अब बताओ, यानी कि ये युग्म है और एक युग्म इसमें से नहीं है सही। यहां पर जनजातियां लिखी गई हैं और वहां पर उनके स्टेट लिखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा,
कौन कौन सी जनजातियां कहां कहां पर पाई जाती हैं, ऐसा प्रश्न खूब पूछता है आपके एग्जाम में। बताओ, सोलिंगा जनजाति कर्नाटक में, बिल्कुल सही बात है, ये सोलिंगा जो जनजाति कर्नाटक में है, और ये जो नेशनल पार्क है ना, ये भैया आपका कर्नाटक में ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत रहना। ये विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फिर ये जनजाति भी वहीं पर रहती होगी, ठीक है। तो ये कर्नाटक में है भैया, ठीक है। मिजो उत्तर प्रदेश में, मिजो जनजाति उत्तर प्रदेश की है क्या? ना, बिल्कुल गलत बात है। मिजो बहुत आसान है तैयार करना, मिजो भैया मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में है, बस गलत है, यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, और यही सुमित नहीं है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मुंडा झारखंड में पाए जाते हैं, और कुकी मणिपुर में। आप जानते होंगे कुकी जनजाति अभी चर्चाओं में रही भी है, और कुकी के ऊपर प्रश्न भी आप एग्जाम में खूब पूछा जा सकता है। तो कुकी मणिपुर की आदिवासी जनजाति है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भैया अभी ये भी चर्चाओं में रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चाओं में रहा है क्योंकि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में कई देशों के राजनयिकों ने इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है भ्रमण किया है। और ये कहां पर है भैया? ये है आपका काजीरंगा, कहां पर है? ये है आपका जो है, बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि ये उन्होंने इसका दौरा किया है तो इसीलिए चर्चाओं में है, ध्यान दीजिएगा। बाकी यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार यह प्रश्न आप एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अलग अलग नेशनल पार्क किन खास जीव जंतुओं के लिए फेमस हैं, ऐसा प्रश्न खूब पूछता है आप एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, ध्यान दीजिएगा, जबकि 2017 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और 1985 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। तो ये तीन के तीनों फैक्ट आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। और ऊपर वाला ये चार के चार फैक्ट, चार के चार फैक्ट आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चारों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे, अब बताओ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए, खरगोश के लिए, जेबरा के लिए। किसके लिए भाई साहब? बहुत आसान सा है, पहले वाला पॉइंट तो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ना यार सर जी बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, यार इतना आसान सा आप तो बता रहे हो, आसानी से कैसे काम चलेगा? चलो, कुछ लोग दुखी रहते हैं आजकल, अरे सर जी पैटर्न बदल गया, सर जी बवाल हुआ। मेरे पास बहुत बारीक कॉल आती, कहते सर जी पैटर्न बदल गया। मैं कहता हूं अच्छा जी पैटर्न बदल गया तो कहने जी बड़ा कठिन आने वाला है, ये आने वाला। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि पेपर अगर कठिन आया था 2025 का 24 का, तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन होगा, अभी भी होगा। यानी कि जिनका सिलेक्शन होगा उन्होंने अपने तरीके को बदला हुआ है, अपने आप को स्किल्ड किया हुआ है। आप लोग स्किल नहीं करते, आप वही ढाक के पास खाली लूसेंट और घटना चक्र पढ़ने से आपका ना आरओ का एग्जाम निकलने वाला है, ना ही आपका जो है क्या कहते हैं पीसीएस का एग्जाम निकलने वाला है, जब तक कि आप रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन की फ्रेमिंग खुद से नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज को खुद नहीं लगाएंगे तब तक। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इन सारे बिंदुओं को आपको काम करना है इन पर सब पर। चलिए आगे, वीर सावरकर अभी चर्चाओं में रहे क्योंकि अभी हाल ही में 26 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। वीर सावरकर के ऊपर बहुत डिबेट होती रहती है, आप सभी जानते होंगे, टीवी चैनल पर तो लड़ाते रहते हैं ना, न्यूज जो एंकर होते हैं लड़ाते रहते हैं। दो चार आदमी को बिठा लेंगे, आपस में खूब लड़ाएंगे, तुम लड़ो और चुप हो जाएंगे। और दो आदमी को बिठा लेंगे, चैनल वाले क्या भाई साहब खतरनाक काम करते हैं चैनल वाले। मुझे बड़ा मजा आता है कि एक आदमी को इधर बिठाया, एक इधर बैठा हुआ है, दो तीन इधर बैठे हुए हैं, और जहां देखा कि इनके बीच कुछ होने वाला है, बस बीच में बिजली कड़काते हुए दिखा देंगे, टक्कर वर्सेस, और बस बिजली कड़क रही है, दोनों लोग इधर तू में कर रहे हैं, इधर तू में कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डिबेट्स बहुत अच्छी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ के जो पॉइंट्स होते हैं कुछ लोगों के वो बड़े अच्छे होते हैं, तो उनको सुना करिए, लेकिन बाकी जो फर्जी डिबेट हुआ करते हैं उनको मत सुना करिए, ठीक है। बाकी लोकसभा संसद टीवी देखा करिए, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट है। तो 26 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। आप जानते होंगे इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, और जन्म इनका होता है 28 मई 1883 को, निधन हो जाता है 26 फरवरी 1966 को, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक भी थे अपने आप में। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जो कि आपके एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर प्रश्न आपके खूब पूछता है। तो अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? आप कहेंगे सर जो है वीर सावरकर ने की, और कब की? 1904 में की, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदुओं के सबसे प्रमुख नेताओं के रूप में एक जाने जाते थे, कौन? वीर सावरकर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में लिखे गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और उनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस थी, कौन सी? हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक मानी जाती है। और 1911 में ब्रिटिश सरकार के मार्ले मिंटो सुधार
का विरोध करने के कारण उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित कुख्यात सेलुलर जेल में काला पानी कर दिया गया था। 50 साल की सजा सुनाई गई थी। बहुत यातनाएं उनको दी जाती थी उस सेलुलर जेल में, ऐसा कई किताबों में मेंशन किया गया था। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इनको गलत ठहराते हैं, लेकिन जो कि गलत है। क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी कई सारी चीजें हैं यहां पर, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, क्योंकि जितने हमारे क्रांतिकारी और महापुरुष हुए उनमें उनके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए बहुत आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पीसेस में ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग बताओ, वीर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है। यहां पर आप लोग खूब मिस्टेक करते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कौन सा सही है, बस वहीं पर मटियामेट करके चले आते हैं, गोलगप्पे जैसे बैठे रह जाते हैं फिर वहां पे। ठीक है, तो नहीं, ध्यान देना आपको, यहां पर यह फोकस करना है कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है भैया बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो आप पढ़ो, तो क्या है, 1908 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बताओ स्टेटमेंट सही है कि गलत है। 1908 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। क्या यह कथन सही है? कुछ लोग हाँ हाँ सही है, सही है। गलत है। क्यों? क्योंकि 1904 होगा ना भाई साहब, क्या होगा? अरे कहां चला गया भाई साहब ये? ए राजा जी कहां है भाई? ये देखो 1904। ठीक है, 1904 में जो है संगठन की स्थापना की थी, यानी कि ये कथन क्या है आपका? रॉन्ग है। दूसरा, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये कथन हो जाएगा सही, ये हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग ही आपसे पूछा है तो बस एक सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बस आसान है, कितना इजी है बताओ। आप लोग पता नहीं क्या टेंशन लेते रहते हो। आइए आगे, लास्ट टॉपिक। भारतीय सेना की ओर से रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और आणविक हमलों से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद की घोषणा की है। तो भारतीय सेना ने भारतीय खरीद, यानी कि स्वदेश में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित IDDM श्रेणी के अंतर्गत 80.43 करोड़ रुपए की लागत से 223 स्वचालित रासायनिक एजेंट पहचान, इसकी जो है, और चेतावनी प्रणाली के क्रय के लिए 25 फरवरी 2025 को मेजर्स L&DT लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपका 223 स्वचालित रासायनिक एजेंट पहचान और चेतावनी प्रणाली जो है, इसको जो है खरीदेगा किसके साथ में? मेसर्स L&T लिमिटेड के साथ में जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इससे भारत सरकार के आत्मनिर्भरता अभियान को काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उपकरणों के 80% से अधिक घटकों और उप प्रणालियों की खरीद स्थानीय स्तर पर ही की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका ये जो एजेंट है, स्वचालित रासायनिक एजेंट पहचान और चेतावनी जो है, इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो कि DRDO है, DRDO के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ग्वालियर ने डिजाइन और विकसित किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से यह रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी विकिरण वाले पदार्थों और आणविक हमलों से सुरक्षा के लिए स्वदेशी उपकरणों के लिए राष्ट्र की पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है साबित होगा। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। ये अपने आप में रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है, ये समझौता जो हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने भारतीय खरीद श्रेणी के अंतर्गत 80.43 करोड़ रुपए की लागत से 223 स्वचालित रासायनिक एजेंट पहचान और चेतावनी प्रणाली के क्रय के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसरो के साथ में, या मेजर्स L&DT लिमिटेड के साथ में, या रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में, या फिर नासा के साथ में। तो अभी तो हमने आपको बताया कि ये जो प्रणाली की जो क्रय की बात कही गई है, वो दरअसल मेजर्स L&DT लिमिटेड के द्वारा ली गई जो है खरीदी जाएगी, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है और DRDO के एक प्रतिष्ठान के द्वारा इसको जो है ग्वालियर में बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा, बस यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी। अब ये एक न्यूज है आपके लिए कि हम लोग UPSS आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में जो है टेस्ट सीरीज पीसेस की चल रही है, जो कि बहुत जबरदस्त है। सारे टॉपिक को आपको डिवाइड कर दिया गया है पीसेस के प्री के टेस्ट को, जहां पर आप आधे घंटे में, 1 घंटे में आप उस टॉपिक को रेडी कर लेंगे। टेलीग्राम पर ग्रुप चलेगा, एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक से फिर 25 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, यानी कि PCS की टेस्ट सीरीज अगर आपको फॉलो करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और ये जो पीसीएस का टेस्ट होगा, इस टेस्ट को आरओ वाले अभ्यर्थी भी जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होंगे, बहुत ही आसानी से वो तैयार हो सकेंगे आपके। बाकी पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए 8604409201 पर आप कांटेक्ट मुझसे डायरेक्टली कर सकते हैं, या तैयारी में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। बाकी पीसीएस का बैच भी चल रहा है, जहां पर अभी ऑफर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा 28 तक ही ऑफर है, इसलिए आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए प्रश्न कि अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे दीजिए फटाफट। ठीक है, बाकी ये जो हमारा कोर्स चलता है पीसीएस का, उसके बारे में दिया गया है यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे। ठीक है, प्री प्लस मेंस के इसमें लेक्चर चलेंगे, और प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, आपका प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका चलेगा, डेली पीसीएस प्री का क्विज चलेगा आपको। ठीक है, मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस, एप्लीकेशन पर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स की क्लासेस, बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है इस पूरे कोर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स में। मैथ की क्लास, आपकी रीजनिंग की क्लास, मतलब कि सीसीआर की क्लास, आपकी एसए की क्लास, आपकी हिंदी क्लास, आपकी ये सब चलेगा आपको। तो ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज इसको जो है ज्वाइन करिएगा, और इसके लिए भी आप 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर पीसीएस लिख करके आप इन संस्थान के नंबर पर भी आप भेज सकते हैं अपना व्हाट्सएप। ठीक है, तो बाकी तैयारी कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए भी आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये होगी इंफॉर्मेशन। बाकी अब आप लोग मेंस के लिए एक प्रश्न लिखिएगा, बताओ हरित कर क्या होता है? हरित कर लगाए जाने से किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा? विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।